हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोग जो है एक टॉपिक कर रहे हैं विशेष और विशेषण। विशेष और विशेषण के हमने 3 प्रकार पढ़ रखे हैं। कौन कौन से? पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो आइए फिर शुरू किया जाए सार्वनामिक विशेषण। देखिए, सार्वनामिक विशेषण में इसको समझने से पहले हमें ये आवश्यकता है जानने की कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अगर आपने पहला लेक्चर जो है विशेष और विशेषण का नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें जो है सर्वनाम और संज्ञा को अच्छे से समझाया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ, सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब परिभाषा अगर सार्वनामिक विशेषण की देखी जाए तो जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, अभी तक जो है कोई ऐसा शब्द होता था जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण बताता था तो उसे हम क्या बोलते थे कि वो विशेषण है। ठीक है, विशेषता बताता था संज्ञा या सर्वनाम की। लेकिन अब क्या हो रहा है सार्वनामिक विशेषण में कि सर्वनाम ही संज्ञा की विशेषता बताने लग जा रहा है। तो जहाँ पर सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए उसे हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब सर्वनाम को देखा जाए तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है और संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि 6 को ले लिया जाए तो ये कितने टोटल 6 हो जाते हैं हमारे सर्वनाम। इन 6 प्रकार के सर्वनाम में 2 सर्वनाम कौन से? पुरुषवाचक और निजवाचक। इनको छोड़ करके बाकी जो 4 प्रकार बनते हैं उनसे सार्वनामिक विशेषण बनता है। ठीक, याद करने वाली बात यह है कि पुरुषवाचक और निजवाचक इन सर्वनामों से सार्वनामिक विशेषण नहीं बनता। अब पुरुषवाचक में देखिए होते कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक विशेषण में देखिए, मैंने जो सर्वनाम एक अलग से क्लास लिया है, एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल में। आप जाएंगे तो सर्वनाम में आप देखेंगे प्रकार को अच्छे से मैंने बताया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पुरुषवाचक और निजवाचक के बारे में बता देता हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम। मैं और हम जहाँ पर प्रयोग होगा वो उत्तम पुरुष। मध्यम में कौन सा आता है? तुम। और अन्य में बाकी जो बचते हैं वे हो गया, वह हो गया, उनके हो गया, ये सारे अन्य पुरुष में आते हैं। तो यानी कि एक तो ये हो गया आपका पुरुषवाचक, ये नहीं आता। दूसरा हो गया निजवाचक। निज मतलब स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द क्या होते हैं? ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इन 2 प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक, बाकी जो 4 प्रकार होते हैं उन्हीं से बनते हैं। अब उन्हीं में हम देखते हैं 4 में पहला हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और जो निश्चित रूप से किसी चीज़ को बताता है। कौन से होंगे ऐसे शब्द? यह, ये, वह, वे आदि। अब मैं कहूँ कि जो किताब मेज पर रखी है या मेरी है, अगर मैं इसी को एक अच्छे वाक्य में बनाऊं तो यह किताब मेरी है। यहाँ पर यह क्या है?
निश्चित चीज़ को बता रहा है कि नहीं, किताब जो है निश्चित रूप से ये मेरी है। अगर कुछ कपड़े रखे हुए हैं तो मैं क्या बोलूँगा, ये कपड़े मेरे हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए निश्चित है कि ये कपड़े किसके हैं, मेरे ही हैं। अगर कहीं दूर कोई चीज़ रखी हुई है तो मैं बोलूँगा वह किताब उसकी है। यानी कि यहाँ पर निश्चित है कि वह किताब जो है उसी की है। या फिर वे कपड़े राम के ही हैं, निश्चित हो गई मात्रा कि वे कपड़े राम के ही हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे तो कौन कौन से, यह, ये, वह, वे। यहाँ पर देखेंगे यह और ये दोनों पास वाली चीज़ों को बताते हैं। वह और वे ये किसी दूर रखी हुई चीज़ को बताते हैं। दूसरी चीज़ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से जो विशेषण बनेगा वो सार्वनामिक विशेषण होगा। अब उसमें कौन कौन सा आएगा, कोई, कुछ, बहुत, लगभग। ये ऐसे शब्द हैं जो किसी चीज़ की निश्चितता को नहीं बताते। तो जहाँ किसी चीज़ की निश्चितता ना हो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बनाने के लिए कुछ, कोई, लगभग इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम तीसरा प्रकार होता है। तो नाम से लग रहा है कि प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न जो आपसे पूछा जाए, जैसे क्या, कौन, कहाँ, कैसे। अगर ये शब्द आपके कहीं पर प्रयोग हो रहे हैं विशेषण बनाने के लिए तो वो क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। और सार्वनामिक विशेषण में अगर प्रकार पूछ लिया जाए तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। अगला प्रकार है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक क्या, संबंध जो बता रहा हो, संबंध के बारे में, वाचक मतलब बताना, तो संबंध के बारे में जो बताए सर्वनाम उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जैसा, ये शब्द जहाँ पर आए वो संबंधवाचक सर्वनाम बताते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण किससे बनाए जाते हैं, पुरुषवाचक और निजवाचक से नहीं बनाए जाते हैं। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक से क्या है, सार्वनामिक विशेषण बताए जाते हैं या बनाए जाते हैं। अब एक प्रश्न है, देखिए वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए नौकर हो गया आपका संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताने वाले को कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पर वह हो गया विशेषण। अब वह कौन सा विशेषण है, संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम प्रयोग किया जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हम लोगों ने वह देखा कि वह निश्चयवाचक सर्वनाम है और निश्चयवाचक सर्वनाम से सार्वनामिक विशेषण बनाया जाता है। तो यहाँ पर वह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। अब अगला देखिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण को दो प्रकार से हम और विभाजित कर सकते हैं। एक मौलिक सार्वनामिक हो सकता है, दूसरा यौगिक। यानी कि जो सर्वनाम हैं उन्हीं सर्वनाम का अगर यदि डायरेक्ट प्रयोग कर लिया जाए, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके कोई विशेषण बना दिया जाए तो उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और अगर उन्हीं में कुछ परिवर्तन करके विशेषण बनाया जाए तो उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो हम पहला भी देखते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो अगर परिभाषा इसकी देखी जाए तो जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि सर्वनाम जो चार प्रकार के हम लोगों ने पढ़े, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक, इन चार में अगर डायरेक्ट सीधे उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर लिया जाए तो इन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का विद्यालय जा रहा है, यहाँ पर वह क्या है, हमने सीधे प्रयोग कर लिया। यह, ये, वह, वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को जब डायरेक्ट प्रयोग कर लिया जाए तो उन्हें क्या कर देंगे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण।
तो यहाँ पर वह जो है ये आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण। कोई विद्यार्थी मेरा काम कर दे, तो यहाँ पर कोई क्या है, कोई आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। यह मेरा मित्र है, तो यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या कि जो डायरेक्ट प्रयोग कर लिए जाते हैं सर्वनाम, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि मूल जो होता है आपका सर्वनाम जो है, उसमें परिवर्तन करके, उसमें रूपांतरण करके, उसमें प्रत्यय लगा करके अगर विशेषण बनाया जाए तो उसे कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब उदाहरण देखा जाए, ऐसा बालक कहाँ मिलेगा, यह, ठीक है। अब यहाँ ऐसा हो गया, परिवर्तन कर गया, कितना राशन तुम्हें चाहिए, ठीक है, तुम्हें हो गया, मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता, मुझसे, तो ऐसा, तुम्हें, मुझसे, ये क्या है, ये परिवर्तन कर दिया गया है, तो ये रूपांतरित फॉर्म में प्रयोग किया गया है, इसलिए इन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जो परिवर्तन किया गया है हम लोग एक अलग से वीडियो, अगला लेक्चर जो आएगा उसमें देखेंगे, तो अभी यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, प्रश्न ये आते नहीं हैं, यहाँ पर आपको इसलिए बता दिया गया यौगिक सार्वनामिक विशेषण कि अगर कभी भी प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो पाए। अगला देखते हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं। हम लोगों ने विशेषण देखा, अब प्रविशेषण आ गया एक नए प्रकार से। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण। अगर कोई विशेषण की भी विशेषता बताने लग जाए तो उसको कहते हैं प्रविशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को ही कहते हैं प्रविशेषण। अब उदाहरण आप देखिए, उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। दीपक बहुत तेज विद्यार्थी है, ठीक, थोड़ा इसका रंग बदल लिया जाए। विद्यार्थी क्या हो गया, विद्यार्थी आपका हो गया संज्ञा, ठीक। तेज क्या हो गया, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो तेज हो गया विशेषण। लेकिन तेज भी, उसकी भी विशेषता बताई जा रही है, कैसा तेज, बहुत तेज, तो बहुत जो है तेज की भी विशेषता बता रहा है। इस वजह से इस वाक्य में विद्यार्थी हो गया विशेष्य, तेज हो गया विशेषण और बहुत हो गया प्रविशेषण, ठीक, और दीपक हो गया संज्ञा। तो प्रविशेषण समझ में आ गया होगा। प्रविशेषण पर कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षाओं में, तो प्रविशेषण पूछ लेता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, तो प्रविशेषण बोलते हैं। और कभी कभी आपको उदाहरण देकर के पूछ लिया जाता है कि दिए गए वाक्य में बताइए कि कौन सा प्रविशेषण है। मान लीजिए कि आपका यही वाक्य आ गया है, तो आपका प्रविशेषण पूछ लिया, तो आपका पहला दे दिया दीपक, दूसरा दे दिया बहुत, तीसरा दे दिया तेज, चौथा दे दिया विद्यार्थी। अब पूछ लेगा कि बताइए इस वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है, तो आपका दूसरा विकल्प बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया विशेषण से क्या लग रहा है, अभी तक हम लोगों ने विशेषण देखा कि विशेष की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, लेकिन अगर किसी वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया की विशेषता कोई शब्द बताता है तो उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। विशेषण को कहते हैं अंग्रेजी में एडजेक्टिव, और क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब, ठीक। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है। अब इसमें आप बताइए क्रिया कौन सी है, क्रिया है दौड़ना, कोई दौड़ता है तो दौड़ना क्या है, क्रिया। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, तेज, तो यहाँ पर तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। घोड़ा क्या हो जाएगा, संज्ञा, और कैसा घोड़ा, काला, तो काला आपका हो जाएगा विशेषण, घोड़ा हो जाएगा विशेष्य, तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण,
और दौड़ता हो जाएगा क्रिया। एक वाक्य में 4 आपके प्रयोग किए गए हैं व्याकरण के शब्द, चारों क्लियर हो गए। अगला देखिए विशेष विशेषण। विशेष विशेषण में आप देख लीजिए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विशेष विशेषण होता है, दूसरा विधेय विशेषण। और हमेशा जो है बच्चों के अंदर एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि विशेष विशेषण किसे कहेंगे, विधेय विशेषण किसे कहेंगे। तो आप ऐसा सीधे सा समझो कि अगर कोई विशेष्य है, उसके पहले कोई विशेषण लगा हुआ है तो उसे कहेंगे विशेष विशेषण। ठीक, अगर ये आपका विशेष्य है, अगर इसके पहले विशेषण लगा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगी, विशेष विशेषण। ठीक, यानी कि उदाहरण से आप समझिए, जो विशेषण विशेष के पूर्व आए उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे दीपक तेज विद्यार्थी है, विद्यार्थी हो गया आपका संज्ञा और तेज हो विशेषता बता रहा है, इसलिए तेज हो गया विशेषण। यानी कि पहले विशेषण आए फिर विशेष्य आए तो इसे कहते हैं विशेष विशेषण। और विधेय विशेषण किसे कहेंगे, जब इसका उल्टा हो जाए, यानी विशेषण विशेष के बाद आए तो उसे कहते हैं विशेष, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ये विधेय होगा, मिसप्रिंट हो गया है, तो उसे कहेंगे विधेय विशेषण। जैसे मेरी गाय लाल है, तो यहाँ पर देखिए संज्ञा क्या है, गाय है, और गाय की विशेषता क्या है, लाल है। और लाल शब्द जो है वो गाय के बाद में प्रयोग किया गया है। गाय विशेष्य है, लाल विशेषण है, लेकिन विशेषण विशेष्य के बाद में प्रयोग किया गया है, इस वजह से ये हो जाएगा विधेय विशेषण। तो ये भी परीक्षाओं में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिए जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगला देखिए एक टर्म आता है संकेतवाचक विशेषण। अगर कोई, ये एक आप कह सकते हैं कि सार्वनामिक विशेषण का प्रकार है, या आप कह सकते हैं कि ये एक सार्वनामिक विशेषण ही है। परिभाषा अगर देखा जाए संकेतवाचक विशेषण का, तो जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि क्या करते हैं, सर्वनाम होते हैं और संकेत के द्वारा किसी की विशेषता बताते हैं, इस वजह से संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब उदाहरण देखिए, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। यहाँ पर उस जो शब्द प्रयोग किया गया है, ये क्या है, ये संकेत कर रहा है कि उस ग्रंथ में, एक ग्रंथ है उसको क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है कि उसमें 500 पृष्ठ हैं। तो इस वजह से उस जो है आपका ये संकेतवाचक विशेषण का कार्य करेगा। तो ये हो गए आपके विशेषण और विशेष। अब विशेषण की अवस्थाएं देखते हैं, ये एक अलग टॉपिक आ जाता है आपका कि विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। कभी कभी आपका प्रश्न दे देता है, वो पूछ लेता है अवस्था के बारे में, ठीक है, या 4 विकल्प दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि कौन सी अवस्था है। तो अवस्था देखें तो विशेषण की 3 अवस्था होती है, एक मूलावस्था होती है, एक उत्तरा अवस्था होती है, एक उत्तमा अवस्था। ठीक, 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब मूलावस्था किसे कहते हैं, जहाँ विशेष की किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जाती है, वहाँ मूलावस्था का प्रयोग किया जाता है। माने कि कोई विशेष्य है, कहीं कोई तुलना नहीं है, अपने मूल अवस्था में अगर विशेषण का प्रयोग किया गया तो क्या कहलाएगा, मूलावस्था हो जाएगा। जैसे निम्न, मधुर, कोमल, उच्च, अधिक। यानी कि निम्न, मधुर, कोमल, उच्च, अधिक, ये क्या है, यह मूल अवस्था है किसी विशेषण की, इसलिए इन्हें कहते हैं मूलावस्था। यहाँ की कोई तुलना नहीं की जा रही, अपने मूल अवस्था में ही ये प्रयोग किए जाएं तो इन्हें कहते हैं मूलावस्था। दूसरा प्रकार है देखिए उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होगा, देखिए उत्तरावस्था में आप सीधा से जान लो कि 2 विशेष की तुलना करने के लिए जो विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं उत्तरा अवस्था में प्रयोग करना। अब उत्तरा अवस्था का बोध कराने के लिए एक प्रत्यय शब्द जोड़ दिया जाता है, कौन सा, तर। प्रत्यय शब्द आप जानते हो कि देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक, ये व्याकरण के 2 भाग हैं। हम लोग अलग से भी
उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि किसी शब्द के पहले अगर कोई भाग या शब्द लगता है तो उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और किसी शब्द के बाद में अगर कुछ लगता है तो उसको कहते हैं प्रत्यय। ठीक। अब जैसे इसमें देखिए निम्न, निम्न में अगर तर लगा दीजिए, निम्न ये आपका मूल अवस्था हो गया, इसी में आप तर लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? निम्नतर। तो आपका यहाँ पर देखिए निम्नतर बन जाएगा। इसी प्रकार मधुर में तर लगा दीजिए तो बन जाएगा मधुरतर। कोमल में तर लगा दीजिए बन जाएगा कोमलतर। उच्च में तर लगा दीजिए बन जाएगा उच्चतर। अधिक में तर लगा दीजिए अधिकतर। तो यहाँ पर क्या हुआ? तुलना की जा रही है दो चीज़ की। ठीक है, जहाँ विशेष शब्द की तुलना दूसरे विशेष के साथ की जाए वहाँ पर उत्तरावस्था का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज़ प्रत्यय जुड़ता है तर, यानी तर प्रत्यय जोड़ करके उत्तरावस्था बनाया जाता है। अब तीसरा हम देखते हैं उत्तमा अवस्था किसे कहते हैं। तो जहाँ विशेष को सबसे अच्छा बताया जाए, माने कि कोई तुलना नहीं की जा रही है, जितने भी हैं उनमें से एक सबसे बढ़िया है, अगर ऐसा कहीं आभास हो, ऐसा कहीं बोध हो या ऐसा कहीं बताया जाए तो वहाँ पर उत्तमा अवस्था का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ विशेष को सबसे अच्छा बताया जाए वहाँ उत्तमा अवस्था का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तमा अवस्था का बोध कराने के लिए मूल शब्द में तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। कौन सा प्रत्यय? तम। अब जैसे हम लोगों ने मूल अवस्था में देखा निम्न, निम्न में तम जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? निम्नतम। मधुर में तम जोड़ने पर मधुरतम। कोमल में तम जोड़ने पर कोमलतम। उच्च में तम जोड़ने पर उच्चतम। अधिक में तम जोड़ने पर अधिकतम। तो क्या हुआ? निम्नतम, मधुरतम, कोमलतम, उच्चतम, अधिकतम। तम का प्रयोग कर दिया प्रत्यय के रूप में, उत्तमावस्था मिल गया। तो ये क्या था? ये था हमारा विशेष और विशेषण पर इम्पॉर्टेंट जो भी पार्ट बनते हैं एग्ज़ाम में। अगला जो हम लोग पार्ट करेंगे उसमें देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया से कैसे विशेषण बनाए जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे विशेष का विशेष में कन्वर्जन। जैसे आप प्रश्न देखेंगे तो 4 से 5 प्रश्न ऐसे आते हैं कि 4 विकल्प आपको दे देगा और चारों विकल्प में आप एक विशेष पाएंगे, 3 विशेषण रहेगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा विशेष है, या फिर इसी को पलट देगा, 3 विशेष दे देगा, 1 विशेषण दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा विशेषण है, या फिर आपसे पूछ लेगा अग्नि का विशेषण क्या होता है, या फिर पूछ लेगा कि आग्नेय का विशेष क्या होता है। तो ये पोर्शन जो है याद करने वाला है। आगे जो भी लेक्चर आएंगे हम लोग उसमें इसको देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा आज का। अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।